हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटी कॉन्सेप्ट में। आज हम देखेंगे कि संविधान निर्माण चैप्टर 2 क्लास 9th का। तो हम देखेंगे इसमें पहले अफ्रीका के बारे में पढ़ेंगे कि लोकतांत्रिक संविधान वहाँ कैसे बना। फिर हम अपने भारत में देखेंगे कि हमारे यहाँ कैसे लोकतांत्रिक यानी संविधान बना था और हमें संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है। आज हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ये इसका पार्ट 1 है और इसका कल पार्ट मैं अपलोड कर दूँगा। ठीक है, तो आज हम देखते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम दक्षिण अफ्रीका के बारे में। तो दक्षिण अफ्रीका पहले हम मैप के बारे में जान लेते हैं। ये देखिए यहाँ दक्षिण अफ्रीका, देखो बच्चों, ये है यहाँ, ये वाला पूरा हिस्सा है, ये दक्षिण अफ्रीका का, दक्षिण अफ्रीका है। और इसकी जो राजधानी है ये प्रीटोरिया है। ठीक है, आपको पता चल गया है। ये पूरा जो है अफ्रीका महाद्वीप है और इधर ऑस्ट्रेलिया है। ये एशिया महाद्वीप है। इधर जो है यूरोप महाद्वीप है। ये जो है यानी कि इधर ये उत्तरी अमेरिका है, इधर ये दक्षिणी अमेरिका है। यहाँ जो ये हिस्सा है ये पूरा अटलांटिक महाद्वीप है। ठीक है, तो हमें क्या ध्यान रखना है, ये जो है दक्षिण अफ्रीका, इसकी राजधानी प्रीटोरिया है और बाकी ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं। हमें इसके बारे में पढ़ना है, हमें इसको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका में एक नेता थे नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला इन्होंने क्या किया, रंग भेद वाली शासन व्यवस्था का विरोध किया। यानी कि देखो बच्चों, वहाँ पर अंग्रेज़ों का शासन था। जिस तरह हमारे भारत देश में अंग्रेज बसे थे आकर और पूरा देश को गुलाम बना रखे थे, उसी तरह दक्षिण अफ्रीका को पूरे देश को गुलाम बना रखे थे। और हमारे देश में जितने अंग्रेज थे उससे कई ज़्यादा अधिक अंग्रेज दक्षिण अफ्रीका में बस गए। फिर जो वहाँ के अंग्रेज़ थे वो गोरे और काले का भेदभाव करते थे। जिस तरह हमारे गांधी जी को एक बार ट्रेन से काला कहकर उतार दिया गया था, उसी तरह वहाँ के लोगों के साथ भी भेदभाव किया जाता था। उसी भेदभाव को रंग भेद कहते हैं। ठीक है, तो रंग भेदभाव यानी कि अंग्रेज जो लोग थे वहाँ, जो यानी कि दक्षिण अफ्रीका के लोग थे, उन्हें काले कहते थे, काले चमड़ी वाले। ठीक है, तो जहाँ वो वहाँ के नेता थे नेल्सन मंडेला, उन्होंने रंग भेद वाली शासन व्यवस्था का विरोध किया। जब विरोध किया तो उनको और उनके साथ अन्य नेताओं को और जो वहाँ की अंग्रेज सरकार थी उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाकर उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी गई और उन्हें 28 वर्षों तक दक्षिण अफ्रीका की भयानक जेल रोबोन द्वीप में जो स्थित है उसमें कैद रखा गया था। अब देखें, नेल्सन मंडेला तथा 7 अन्य नेताओं को गोरों ने, यानी गोरों का मतलब यहाँ पर है अंग्रेजों हम लिख देते हैं, अंग्रेज यानी अंग्रेजों की जो सरकार ने अब उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाकर और आजीवन कारावास की सज़ा दी गई। यानी कि नेल्सन मंडेला ने उसका विरोध किया तो अंग्रेज जो थे उन्होंने गुस्सा कर उन पर देशद्रोह का मुकदमा चला दिया और उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी और 28 वर्षों तक उन्हें दक्षिण अफ्रीका की भयानक जेल रोबोन द्वीप में कैद करके रखा गया। आप सोचिए, 28 वर्ष, आप अभी 28 वर्ष के हुए भी नहीं होंगे, 16-17 वर्ष के होंगे या 15 वर्ष के, और उन्हें 28 वर्ष तक दक्षिण अफ्रीका की एक भयानक जेल रोबोन द्वीप में कैद करके रखा गया। आप सोचिए कैसे उन्होंने भी काटा होगा वो 28 साल। फिर आगे देखते हैं, रंग भेद के खिलाफ संघर्ष, यानी कि जो गोरे काले का भेदभाव होता था उसके खिलाफ वहाँ की जनता ने क्या संघर्ष किए, देखते हैं इसके आगे। रंग भेद नस्ली भेदभाव पर आधारित व्यवस्था है। नस्ली मतलब गोरे काले, जो दक्षिण अफ्रीका पर गोरों यानी अंग्रेजों ने लादी थी। यानी कि जो नस्ली भेदभाव था यानी रंग भेदभाव वाली व्यवस्था उन्होंने अंग्रेजों ने उन दक्षिण अफ्रीका के लोगों पर लादी थी। जो अंग्रेज थे वही रंग भेद वाली आधारित व्यवस्था लेकर आए थे और उन पर लाद दिया था। 17वीं तथा 18वीं सदी व्यापार के लिए आए थे। यानी कि 17वीं और 18वीं सदी के मध्य व्यापार के लिए अंग्रेज उस देश में आए थे, परंतु क्या हुआ, लेकिन भारत की तरह इसे भी गुलाम बना लिया। हमारे देश में भी भारत में व्यापार करने आए थे लेकिन हमारे देश को फिर गुलाम बना लिया, उसी तरह दक्षिण अफ्रीका को।
अब हम देखते हैं, भारत से ज़्यादा अंग्रेज दक्षिण अफ्रीका में आ गए। यानी भारत में कम ही अंग्रेज थे और लेकिन उससे ज़्यादा यहाँ दक्षिण अफ्रीका में आ गए। स्थानीय शासन अपने हाथ में ले लिया। स्थानीय मतलब गांव जिला ब्लॉक, ये सभी स्थानीय शासन होते। अब इनको भी अपने हाथ में ले लिया अंग्रेजों ने। रंग भेद की राजनीति ने चमड़ी के आधार पर बांट दिया। यानी कि रंग भेद की जो राजनीति थी अंग्रेजों की, उन्होंने चमड़ी के आधार पर बांट दिया। यानी कि कोई गोरा होता था, कोई काला है, जिसने जो काला होता था उसे अश्वेत बोलते थे अंग्रेज, और श्वेत मतलब सफ़ेद। यानी कि अंग्रेज अपने आप को सफ़ेद बोलते थे और उन्हें यानी काला यानी कि अश्वेत कहा जाता था। दक्षिण अफ्रीका के फिर क्या हुआ, दक्षिण अफ्रीका के लोगों का रंग काला था। यानी दक्षिण अफ्रीका के लोगों का रंग काला था, अश्वेत कहे जाने लगे। यानी कि अंग्रेजों ने उन्हें अश्वेत कहना शुरू कर दिया। अश्वेत श्वेत के अलावा मिश्रित नस्ल थे। यानी कि अश्वेत तो थे ही और श्वेत भी थे, यानी काले भी थे गोरे भी थे। उनके अलावा एक मिश्रित नस्ल थी जिन्हें रंगीन चमड़ी कहा जाता था। मान लो हमारे भारत में बहुत से लोग ना ज़्यादा गोरे हैं ना ज़्यादा काले हैं, इसलिए उनको क्या कहा जाता था, हमारे भारत से ही लोग वहाँ पर गए थे, अंग्रेज ही व्यापार यानी काम करने के लिए ले गए थे वहाँ पर, और फिर वहीं पर जाकर हमारे भारत देश के कुछ लोग बस गए। उन्हें ही वो अंग्रेज क्या कहने लगे, रंगीन चमड़ी वाले, यानी कि मिश्रित नस्ल जिन्हें बोलते हैं। फिर अश्वेतों का आबादी हिस्सा 3/4 था। मान लो अश्वेतों का आबादी हिस्सा 3/4 था। मान लो कि ये 100 लोग हैं एक उसमें, और अंग्रेजों का हिस्सा केवल 33% था, और बाकी जितने थे लोग वो सब 1% मान लो कि अंग्रेज ही थे, और बाकी जितने थे वो अफ्रीका के थे। फिर भी अफ्रीका के लोगों पर वो शासन कर रहे थे। आगे देखते हैं। अंग्रेज सभी को नीचा समझते थे। यानी अंग्रेज सभी को नीचा समझते थे, किसी को उच्च नहीं समझते थे। किसी को वोट डालने का अधिकार नहीं था। यानी कि उनकी सरकार में, वहाँ उन्हीं के देश में उन्हीं को वोट डालने का अधिकार नहीं था। अंग्रेज ऐसा कर रहे थे। उनकी नीति दमनकारी थी। उनकी नीति यानी कि बहुत ख़राब थी। लोगों को मारते थे, पीटते थे। गोरों की बस्तियों में रहने तथा आने जाने की इजाज़त नहीं थी। यानी गोरों मतलब समझे, अब अभी हमने बताया था, गोरों का मतलब है अंग्रेज। अंग्रेज़ों की बस्तियां जो थी यानी जहाँ वो रहते थे, वहाँ उन्हें आने जाने का तक अधिकार नहीं था। रेलगाड़ी, बस, टैक्सी, होटल, अस्पताल, स्कूल और कॉलेज, पुस्तकालय, सिनेमा घर, समुद्र तट, नाट्यगृह यानी नाटक जहाँ होते, सार्वजनिक शौचालय तक में गोरों और कालों का इंतजाम अलग था। यानी कि जितने भी रेलगाड़ी, बस, टैक्सी, पुस्तकालय, सिनेमा घर, समुद्र तट, जितने भी चीज़ें थीं उनमें गोरों और कालों के लिए अलग अलग इंतजाम रखे गए थे। मान लो एक ये रेलगाड़ी बस है, एक ये, अगर इसमें 2 डिब्बे हैं तो इस डिब्बे में केवल गोरे ही बैठेंगे और इस डिब्बे में काले ही बैठे जाएंगे, और इसमें आ नहीं सकते गोरों वालों के बीच में काले। ये नहीं कि इसमें आ जाएंगे ये वाले डिब्बे में, ऐसा नहीं था वहाँ सिस्टम। इसे ही पृथक्करण या अलग अलग इंतजाम कहा जाता था। इसे ही वहाँ जो अंग्रेज थे यानी कि वो कहने लगे कि पृथक्करण है, यानी अलग अलग इंतजाम कहा जाने लगा इसे, क्योंकि अंग्रेज अलग बैठते थे और जो अश्वेत थे यानी कि है काले लोग, वो अलग बैठते थे। फिर आगे देखते हैं। अश्वेतों का संगठन बनाने तथा भेदभाव पूर्ण व्यवहार का विरोध करने का अधिकार नहीं था। यानी कि जो काले लोग थे उनको संगठन बनाने तक का भी अधिकार नहीं था। वो जो भेदभावपूर्ण उनके साथ व्यवहार हो रहा था उनका विरोध करने तक का अधिकार नहीं था। इतना अंग्रेजों ने उन पर हक जमा लिया था। अश्वेत भारत के लोग 1950 में रंग भेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष किया। यानी कि जो अश्वेत वहाँ के लोग जो थे और जो भारत से भी लोग वहाँ गए थे, उन्होंने 1950 में रंग भेद यानी गोरे कालों का जो भेदभाव हो रहा था उसके प्रणाली यानी शासन व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष किया, यानी लड़ाई की, मार झगड़ा किया। फिर भी विरोध प्रदर्शन किया, हड़तालें की। एक संगठन अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे तले एकजुट होकर बनाया गया। यानी कि
विरोध प्रदर्शन किया। फिर एक संगठन सभी अफ्रीका की जो एक कांग्रेस थी, अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस, उसके एक झंडे तले सभी एकजुट होकर एक संगठन बनाने लगे। उसमें कौन कौन शामिल थे? उसमें कई मजदूर संगठन और कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थी। यानी कि कई मजदूर संगठन और कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थी। ठीक, उसमें अनेक समझदार अंग्रेज लोगों ने रंग भेदभाव को समाप्त करने के लिए आंदोलन में शामिल हुए। यानी कि जो आंदोलन चलाए जाने के लिए वो संगठन बनाया था, उसमें कुछ अंग्रेज भी अच्छे थे, जो उन्होंने उसमें रंग भेदभाव वाला जो उनके साथ भेदभाव हो रहा था कालों लोगों के साथ, उनका साथ दिया। यानी कि रंग भेदभाव को समाप्त करने के लिए आंदोलन में शामिल हुए और प्रमुख भूमिका भी निभाई। यानी आंदोलन के कार्यकारी बने। अनेक देशों में रंग भेदभाव की निंदा की गई। यानी कि जो अंग्रेज वहाँ रंग भेदभाव कर रहे थे, दूसरे देशों ने कहा ये ठीक नहीं है, गलत है, फिर भी लेकिन अंग्रेजों ने हजारों लाखों लोगों को करके अपना शासन जारी रखा। यानी हजारों लोगों को मार हजारों सॉरी यहाँ पर हजारों लाखों लोगों को मार करके, यानी कि इनका दमन करके, लोगों को मार करके अपना शासन जारी रखा। लोगों को मार दी, हत्या कर दी, फिर भी वो शासन अपना जारी रखते थे। फिर आगे है एक नए संविधान की ओर। अगली हेडिंग यही है आपकी बुक में। फिर देखते हैं रंग भेदभाव के खिलाफ संघर्ष विरोध बढ़ता गया तो अंग्रेजों को झुकना पड़ा। यानी कि जो वो संगठन बने थे, अंग्रेज भी इसमें शामिल थे, जब देखा कि ये विरोध बढ़ता ही जा रहा है तो अंग्रेजों को झुकना उनके आगे पड़ा। क्योंकि अंग्रेज तो कम ही थे, इसलिए वहाँ की जनता का आगे उन्हें झुकना ही पड़ा। जब एकजुट हो गए वहाँ के लोग, तब सरकार ने अपनी नीतियों में बदलाव लाना शुरू कर दिया। यानी कि जो अंग्रेज सरकार थे उन पर सभी पर प्रतिबंध लगा दिया था और उन्हें कोई आज़ादी वहाँ के लोगों को नहीं थे। वहाँ तक भी मीडिया तक भी आज़ादी नहीं थी कि उनके बारे में कुछ गलत छाप सके। फिर वहाँ के राजनीतिक दलों पर लगा प्रतिबंध हटा दिया। यानी कि जो वहाँ राजनीतिक दल थे, नेताओं को गिरफ्तार किया था और राजनीतिक दल कोई अपना प्रचार नहीं कर सकते थे। उन पर जो लगा पाबंद था, प्रतिबंध हटा दिया गया और मीडिया पर लगी पाबंदी को उठा ली गई। यानी मीडिया जो अब उनके बातों को खुला कह सकती थी कुछ भी। जो 28 वर्षों तक जेल में नेल्सन मंडेला रहे थे उन्हें आज़ाद कर दिया गया और उनके साथ जो 7 अन्य मंत्री थे उन्हें भी आज़ाद कर दिया गया। आखिरकार उसके बाद क्या हुआ? जब उन्हें आज़ाद कर दिया तो नेल्सन मंडेला ने 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका का नया झंडा लहराया। यानी कि 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को वहाँ पर दक्षिण अफ्रीका का एक नया झंडा लहराया। और यह देश आज़ाद कितने वर्षों बाद हुआ था? 28 वर्षों बाद। यानी कि ये 1992 में आज़ाद हुआ था। आज़ाद ये 2 वर्षों के बाद बहस हुई थी, संविधान बनाने गए मध्य रात को दक्षिण अफ्रीका, फिर यहाँ नया झंडा लहराया गया था। ठीक है, तो इसको ये मत समझना कि ये आज़ाद 1994 में हुआ था। ठीक है, ये आज़ाद तो 1992 में हुआ था और यहाँ पर जो संविधान बना था ये 1994 को बना था। फिर आगे देखते हैं रंग भेदभाव वाली शासन व्यवस्था समाप्त हुई। यानी अब कोई रंग भेदभाव नहीं कर सकता है, संविधान भी बन गया वहाँ और सभी नस्ल के लोगों की मिलीजुली सरकारें बनी। सभी नस्ल यानी कि वहाँ जितने भी रंगीन चमड़ी वाले जो आश्रित कहे जाते थे उनकी सब मिलजुल कर एक सरकार बनाने लगे। 2 वर्षों के बाद जो संविधान बना वैसा दुनिया में अच्छा संविधान कभी नहीं बना। यानी कि कहीं नहीं बना। वहाँ पर जो संविधान बना है दुनिया में ऐसा संविधान कभी नहीं बना। 1992 में आज़ाद हो, 2 वर्षों बाद बता रहे हैं, 2 वर्षों बाद जो 92 का 93 94 जो 2 वर्षों बाद वहाँ का संविधान बना वैसा दुनिया में अच्छा संविधान कभी नहीं बना। संविधान में अच्छा संविधान नहीं बना। संविधान में नागरिकों को व्यापक अधिकार दिए। यानी सबसे ज़्यादा संविधान में दक्षिण अफ्रीका में व्यापक अधिकार दिए गए हैं। अब देखते हैं आगे हमें संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है।
तो ये देखिए, हमें संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है। हमें संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ज़रूरी है, ठीक है, या क्यों पड़ती है, ठीक। शासकों का चुनाव कैसे होगा, यानी कि हम संविधान में ऐसे हम कैसे पता करें कि शासकों का चुनाव कैसे, लेकिन जो संविधान में लिखी हुई बातें हैं उनसे हम जान सकते हैं कि शासकों का चुनाव कैसे होगा। इसके बारे में नियम तय होकर लिखित रूप में आ जाते हैं। जो संविधान में लिखा है वहाँ जो अधिकारी बैठे हैं वो नियम लिखकर, यानी कि लिखे हुए हैं, वो उन्हें देखे हैं चुनाव आयोग को, वही लिखित रूप में आ जाते हैं। चुनी हुई सरकार क्या क्या कर सकती है, यानी कि जो सरकार हम बनाते हैं वो क्या क्या कर सकती है, वो सब संविधान में लिखा है, इसलिए हमें संविधान जरूरी है। और क्या क्या नहीं कर सकती, यानी सरकार क्या क्या कर सकती है, क्या क्या नहीं कर सकती। क्या है, मान लो देश के लिए कानून बना सकती है, अच्छे कानून, अगर खराब कानून बनाएगी तो उसे हटा दिया जाएगा, इसीलिए कहा गया क्या क्या नहीं कर सकती। यह भी लिखित रूप में मौजूद होता है। हाँ, संविधान में ये भी लिखा है कि सरकार कौन कौन से काम कर सकती है और कौन कौन से नहीं कर सकती है। आगे देखते हैं। ये नियम तभी काम करेंगे जब जीतकर आने वाले लोग मनमाने ढंग से ना बदलें, यानी कि ये जो नियम कानून कायदे हैं ये तभी काम करेंगे जब जीत कर आने वाले नेता या सरकार कोई भी अपने मनमानी ढंग से काम ना करे, ठीक है। अगर मनमानी ढंग से करेंगे तो देश बर्बाद हो जाएगा और फिर संविधान की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। ये नियम सबसे ऊपर होंगे, यानी कि ये जो संविधान के नियम हैं ये सबसे ऊपर होंगे, यानी सर्वोच्च है संविधान। कोई भी सरकार इनकी उपेक्षा नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, यानी कि कोई भी सरकार इन्हें हटा नहीं सकती, यानी संशोधन तो कर सकती है लेकिन इन्हें गलत नहीं ठहरा सकती। इन्हीं बुनियादी नियमों को संविधान कहा जाता है। इन्हीं बुनियादी नियमों को संविधान कहा जाता है, यानी कि जो सरकार क्या क्या कर सकती है, शासकों यानी कि नेताओं का चुनाव कैसे होगा और चुनी हुई सरकार क्या क्या कर सकती है, इसके बारे में नियम तय होकर आते हैं, यानी कि। और अब देखते हैं आगे कि संविधान के प्रमुख काम कौन कौन से हैं। अब तो हमने देख लिया कि ये संविधान में कौन कौन, यानी कि ज़रूरत क्यों है, तो हमें पता चल गया शासकों चुनाव कैसे होगा, ये सब हमने देख लिया। अब हम देखते हैं संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है, यानी संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो हमने देख लिया। अब हम अगला देखते हैं संविधान के प्रमुख काम क्या हैं, यानी कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान के प्रमुख कार्य क्या हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसका जो पहला कार्य है, इसका पहला कार्य, पहला यह साथ रहे, यह स्पष्ट करता है कि यह साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है। मान लो आप दो लोग हैं दोस्त, तो आपको पता है कि ये कैसा है दोस्त, आपका अच्छा है या बुरा आपको पता ही चल जाता है, ठीक है। उसी तरह संविधान भी ऐसे सभी लोगों के बीच भरोसा और सहयोग विकसित करता है। दूसरा है, यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा, यानी कि सरकार का गठन कैसे होगा, प्रत्यक्ष रूप से होगा या अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप का मतलब होता है जनता द्वारा चुना जाएगा, या फिर जो अप्रत्यक्ष का रूप होता है मतलब जो जनता अधिकारियों को चुनती है, यानी कि जैसे एमएलए यानी विधायक मंत्री ये उनके नेताओं को चुनेंगे, उन्हीं को अप्रत्यक्ष कहा जाए। जो नेताओं यानी नेताओं द्वारा सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं उन्हें अप्रत्यक्ष कहते हैं, जो जनता द्वारा चुने जाते हैं उन्हें प्रत्यक्ष कहते हैं, ठीक है। यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसले लेने का अधिकार होगा, यानी कि कौन सी सरकार को फैसला लेने का अधिकार होगा, कौन सी नहीं। मान लो कि संविधान का कोई आर्टिकल है और उसमें हक है कि प्रधानमंत्री उसमें संशोधन कर सके, लेकिन वो जो गांव का प्रधान होता है वो नहीं कर सकता है, इसीलिए कहा गया कि किसे फैसले लेने का अधिकार होगा। दूसरा ये कहता है। तीसरा, यह सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है और हमें बताता है कि नागरिकों के क्या क्या अधिकार हैं, यानी कि जो सरकार को अधिकार दिए, मान लो सरकार को इतना रुपया दिया जाता है, प्रधानमंत्री को यानी कि राष्ट्रपति को 5 लाख दिया जाता है और क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं, अधिकार उनके क्या क्या होते हैं। राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को क्षमा दान दे सकता है, यानी कि ये सब इनकी अधिकारों की सीमा है, क्या क्या कर सकते हैं। और हमें बताता है कि नागरिकों के क्या क्या अधिकार हैं और हमें नागरिकों के क्या क्या अधिकार हैं ये भी बताता है। चौथा है यह अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है, यानी कि एक अच्छा समाज बने। चौथा हमारा
जो कार्य कहता है संविधान का, वो कि एक अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। यानी कि हमारे समाज में अच्छा समाज बने, ऐसे ही विचार हमें लोगों को देने चाहिए। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।